आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां मौत के बाद भी जिंदगी का शोर सुनाई देता है? एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। हम बात कर रहे हैं कालिया मसान की। लोग कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी में आज भी वो रहस्य दफन है जो अगर बाहर आ गए तो पूरी दुनिया कांप उठेगी। आज की इस वीडियो में हम कालिया मसान के उन्हीं अनकहे और डरावने सच से पर्दा उठाएंगे और लोगों द्वारा तंत्र मंत्र की विद्या कर उसको बुलाने और अपना प्रतिशोध पूरा करना से रिलेटेड एक कहानी सुनेंगे। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। आधी रात का समय था। सन्नाटा इतना गहरा कि खुद की सांसें भी शोर मालूम पड़ती थी। 10 साल की पिंकी अपने घर में सुकून से सो रही थी। तभी अचानक उसकी माँ रमा तेज कदमों से घर में दाखिल होती है। वो घबराई हुई थी। जल्दी जल्दी एक बैग में कुछ कपड़े और कुछ रुपए रखने लगती है। घर में हो रही उस खटर पटर की आवाज से पिंकी की नींद टूट जाती है। सामान बांधने के बाद रमा ने पिंकी का हाथ पकड़ा और खींचते हुए उसे अपने घर के पीछे के दरवाजे से ले जाने लगी। पिंकी सहमी हुई आवाज में अपनी माँ से पूछती है, माँ हम लोग इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? माँ बोलो ना। रमा फुसफुसाते हुए बोलती है, चुपचाप चल, ज्यादा शोर मत कर, किसी को खबर हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पिंकी फिर पूछती है, लेकिन हुआ क्या है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों नजर आ रही हो? रमा गुस्से में उसे डांटते हुए कहती है, ज्यादा सवाल जवाब मत कर, मैंने कहा ना चुपचाप चल। हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये सब समझने की अभी तेरी उम्र नहीं है। और खबरदार, जो आज के बाद इस गांव का नाम अपनी जबान से निकाला तो हम लोग अब एक नई जगह जाकर रहेंगे, अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, समझ गई? पिंकी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी माँ आधी रात को कहाँ गई थी और इतनी घबराई हुई कहाँ से लौटी है। वो अपना घर छोड़कर आखिर क्यों और कहाँ जा रहे हैं। लेकिन माँ के गुस्से में कांपती आवाज को सुनकर पिंकी को इतना समझ में आ गया था कि अब वो इस गांव में कभी लौट कर नहीं आएंगे। 12 साल बाद शायद अमावस्या की रात थी। आसमान में रोशनी की एक भी किरण नजर नहीं आ रही थी। चारों ओर घना अंधेरा, और उस अंधेरे में और भी अधिक भयावह लगता ये जंगल किसी भी अकेले इंसान के सांसें थामने के लिए काफी था। आशीष ने अपनी कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच में समय देखा। रात के 2 बज रहे थे। इसका मतलब वो पिछले आधे घंटे से उस जंगल में यहाँ वहाँ दौड़ रहा था, लेकिन उसे वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। अचानक उसे कुछ दूरी पर 2 लाल चमकती आंखें दिखाई देती हैं। आशीष उन आंखों से जितना दूर भागता, मानो वो आंखें उसके और नजदीक आती जा रही थीं। दौड़ते दौड़ते आशीष की सांस फूलने लगी थी। तभी सामने के पेड़ के पीछे से एक काला साया आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो काला साया धीरे धीरे उसकी ओर नजदीक आ रहा था। जैसे ही वो उसके ठीक सामने आकर खड़ा हुआ, आशीष की धड़कन मानो थम सी गई। उसके सामने उसका हमशक्ल इंसान खड़ा था, जिसने हूबहू उसके जैसे कपड़े पहने हुए थे। उस इंसान की आंखें खून की तरह लाल और बड़े नुकीले पंजे किसी जंगली जानवर के जैसे नजर आ रहे थे। वो किसी खूंखार जानवर की तरह आशीष को देख गुर्रा रहा था। अपने हमशक्ल को देख आशीष 2 कदम पीछे हट जाता है, लेकिन वो भयानक शक्ल वाला आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है और एक ही झटके में उसका हाथ उखाड़कर अलग कर देता है और किसी जानवर की तरह उसे चबाने लगता है। तभी आशीष के मुंह से एक जोरदार चीख निकलती है और वो अपने बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है। आशीष पसीने से लथपथ हो गया था। अपने माथे पर आए पसीने को पोंछकर उसने साइड टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और गटगट करके पीने लगा। तभी उसे अपने आसपास कुछ अजीब सी आवाज सुनाई पड़ने लगी। ये कैसी आवाज आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कमरे में कोई है। आशीष ने नाइट बल्ब की धीमी रोशनी में घबराते हुए कमरे में चारों ओर नजर डाली। कमरे में कोई नहीं था। आशीष को सुनाई दे रही आवाजें अब और भी तेज हो गई थी। उसने बेड के नीचे झांका तो नीचे का नजारा देख उसकी सांसें अटकने लगी। नीचे उसका हमशक्ल एक इंसान का हाथ चबा रहा था। उसके पूरे चेहरे पर खून लगा था और उसकी आंखों से वहशियानापन टपक रहा था। बिजली की तेजी से वो आदमी आशीष के नजदीक आया और उसे नीचे खींच लिया। घबराहट के मारे आशीष के मुंह से चीख निकल गई, जिसे सुनकर उसके माँ बाप दौड़ते हुए उसके कमरे में आ जाते हैं। माँ पूछती है, क्या हुआ बेटा, यहाँ जमीन में क्यों बैठा है?
और तू इतनी जोर से क्यों चिल्लाया? आशीष कांपते हुए बोला, माँ वो मुझे मार डालेगा माँ। ठाकुर साहब बोले, कौन मार डालेगा? कौन है? हाँ, किसकी हिम्मत है जो हवेली में पाँव रख सके? शेरा और हिमेश दरवाजे पर बंदूक लिए पहरा दे रहे हैं, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता हवेली में। आशीष रोते हुए कहता है, तुम समझ नहीं रही हो माँ, तुम्हारी बंदूक गोली उसे नहीं रोक सकती। वो यही है मेरे कमरे में, उसने मुझे बिस्तर से नीचे पटकाए। बेड के नीचे देखो, वो वहां किसी का हाथ चबा रहा है। ठाकुर झुंझला कर बोले, महीने भर के अंदर ब्याह है तेरा और तू ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। तूने शराब पी रखी है क्या? आशीष चिल्लाया, पापा आप समझते क्यों नहीं? वो बार बार मुझ पर हमला कर रहा है, वो नहीं छोड़ेगा मुझे। ठाकुर ने पूछा, अरे कौन हमला कर रहा है, कुछ बताएगा? आशीष ने बताया, वो बिल्कुल मेरे जैसा है, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। उसकी शैतानों जैसी लाल भयानक आंखें, लंबे नाखून और मनहूस सा चेहरा है। ठाकुर अपनी पत्नी से बोले, फिर से शुरू हो गया तुम्हारा बेटा, ये होश में नहीं है, थोड़ा ध्यान दो इस पर, वरना ठाकुरों का नाम डुबो देगा ये। ठाकुर को अपने बेटे आशीष की सारी बातें बेतुकी और बकवास लग रही थी, इसलिए बेटे की बात पूरी सुने बिना ही ठाकुर वहां से उठकर चले जाते हैं। आशीष नहीं जानता था कि पिछले कुछ दिनों में उसने जो कुछ महसूस किया है वो तो बस शुरुआत है, अभी तो उसे बहुत कुछ देखना बाकी था। आशीष को अब अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। शरीर में बिस्तर से उठने की ताकत ही महसूस नहीं हो रही थी। किसी तरह दिन बीता और रात को वो अपने बिस्तर पर सोने चला गया। उसे सपना दिखा, एक मृत व्यक्ति को कंधे पर लेकर कुछ लोग शमशान भूमि की ओर जा रहे थे। आशीष भी उन आदमियों के साथ शमशान की ओर जाने लगा। आशीष उनके साथ जा जरूर रहा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मौत किसकी हुई है। कुछ देर बाद सभी लोग शमशान पहुंच गए और मुर्दा व्यक्ति को चिता पर लेटाकर आग लगा दी गई। तभी आशीष ने देखा कि चिता पर कोई और नहीं, वो खुद ही लेटा हुआ है। आग की लपटों ने उसे घेर लिया था और वो पूरी ताकत लगाकर चीख रहा था, लेकिन ऐसे लगता था चीखें उसके मुंह में ही घुट कर रह गई हैं। आशीष का शरीर धू धू कर जल रहा था और चिता पर लेटे आशीष की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद आशीष ने महसूस किया कोई उसे जोर जोर से हिला रहा है। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? तू सोते हुए बुरी तरह से कांप रहा था और तेरे शरीर पर से कपड़े कहाँ गए? इतनी सर्दी में तू बस बनियान पहनकर क्यों सोया है? आशीष बोला, माँ मैंने फिर से सपने में खुद को मरते देखा। कुछ हो रहा है मेरे साथ जो बस मैं ही महसूस कर सकता हूँ। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं माँ कि मेरे आसपास मेरे साथ हर पल कोई है, कोई ऐसा जो नींद में भी मेरे आसपास रहता है। मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे बचा लो माँ। माँ ने दिलासा दिया, कुछ नहीं बेटा, सपनों को इतना सीरियस नहीं लेते, कुछ नहीं है, सुबह ही हो गई है, तू उठ जा, मैं चाय बनाती हूँ। आशीष का सिर बुरी तरह से चकरा रहा था। माँ, बिस्तर से उठने का मन नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है मैं महीनों से बीमार हूँ और शरीर में ताकत ही ना हो। माँ बोली, अच्छा तू परेशान मत हो, मैं यहीं चाय नाश्ता ला देती हूँ। आशीष की माँ उसे चाय नाश्ता लाकर देती है। आशीष जैसे ही चाय पीता है उसके पेट में बुरी तरह से ऐंठन शुरू हो जाती है और उसके बाद वो खून की उल्टियाँ करने लगता है। ठाकुर साहब घबरा गए, जल्दी से अस्पताल लेकर चलो इसे, समझ नहीं आता हुआ क्या है इसे। ठाकुर अपने बेटे को अस्पताल ले जाता है। सारी टेस्ट होते हैं लेकिन सभी टेस्ट एकदम क्लियर थे। अंत में हताश होकर ठाकुर उसे वापस घर लेकर आ जाता है। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे और गुजरते दिन के साथ आशीष की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। ऐसा नहीं था कि ठाकुर ने अपने बेटे का इलाज कराने की कोशिश नहीं की, लेकिन जाने क्या बात थी, जितना इलाज की कोशिश तेज होती आशीष की हालत उतनी ही बिगड़ती जाती। जो साया आशीष पहले नींद में देख रहा था, अब वो हमशक्ल साया उसे दिन भर अपने आसपास मंडराता हुआ नजर आता। कभी बिस्तर के नीचे, कभी पर्दे के पीछे, हर जगह वो खून की तरह चमकती आंखें उसे ही घूरती रहती। कुछ दिन पहले की बात, रमा अपनी बेटी को जगाती है। पिंकी बेटा, जल्दी से नाश्ता कर ले, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है ना तुझे। आज तेरा एग्जाम है, थोड़ा समय से नहीं उठ सकती तो? एग्जाम में लेट हो जाएगी तो क्या होगा? पिंकी मुस्कुराकर बोली, अरे मम्मी क्यों टेंशन लेती हो, आपकी बेटी ने इतनी अच्छी तैयारी की है ना कि अगर मैं आधा घंटा लेट भी पहुंच गई
तब भी टॉप तो मैं ही करूंगी, रमा ने कहा। अच्छा बेटा, ज्यादा आत्मविश्वास भी सही नहीं होता। मैं ठाकुर साहब के यहाँ जा रही हूँ, उनके आज कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, कुछ समय लगेगा, कॉलेज से आकर खाना खा लेना, ठीक है? पिंकी मनी मन सोचती है, अब मैं आपको क्या ही बताऊं कि छोटे ठाकुर पूरी पूरी रात फोन पर बात करते हैं मुझसे। अब रात में सोने को नहीं मिलेगा तो सुबह सोकर तो नींद पूरी करनी पड़ेगी ना। तभी फोन बजता है। पिंकी कहती है, आशीष, मैं कॉलेज के लिए निकल गई हूँ। आशीष का जवाब आता है, हाँ ठीक है, मुझे खेत के पास मिलो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। पिंकी की माँ रमा ठाकुर के हवेली में खाना पकाने का काम करती थी। राजीव ठाकुर का एक ही बेटा था जिसका नाम था आशीष। आशीष और पिंकी एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ा करते थे। पिंकी कॉलेज की सबसे होशियार लड़की थी। गरीब माँ की बेटी होकर भी हर साल कॉलेज में वही टॉप करती थी। आशीष और पिंकी एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। दोस्ती से शुरू हुआ उनका सफर कब प्यार में बदल गया उन्हें एहसास ही नहीं हुआ। सुबह आशीष पिंकी को अपनी बाइक से कॉलेज ले जाता, फिर पूरा दिन वो कॉलेज में साथ पढ़ाई करते और शाम को कॉलेज खत्म होने के बाद आशीष उसे गांव के बाहर खेतों तक छोड़कर लौट जाता। पूरा दिन साथ में बिताने के बाद भी उनकी बातें तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। रात को सबके सोने के बाद एक बार फिर पिंकी और आशीष के बीच बातों का सिलसिला चल पड़ता। पिंकी कहती, आशीष 2 बज गए हैं, अब सो भी जाओ, सुबह एग्जाम है, एग्जाम में सो गए ना तो पूरा साल खराब हो जाएगा। आशीष कहता, बस 2 मिनट और फिर फोन रख देंगे। 2 मिनट करते हुए सुबह के 4 बजे जाते थे। लगभग हर रोज का यही सिलसिला था। सुबह 4 बजे जब पिंकी की माँ रमा घर के काम करने लगती, तब पिंकी फोन रखकर सोने जाती, जिसकी वजह से वो रोज कॉलेज के लिए भी लेट हो जाती। एक दिन आशीष पिंकी को उसके घर छोड़ने जा ही रहा था कि रमा की नजर उस पर पड़ जाती है। घर पहुंचकर रमा ने पूछा, पिंकी, ये छोटे ठाकुर के साथ बाइक पर क्या कर रही थी तुम? पिंकी बोली, माँ, वो मैं। झूठ मत बोलना मुझे, मैंने कई बार पहले भी महसूस किया है कि तुम दोनों के बीच में कुछ न कुछ है। मुझे हमेशा से यही लगता था कि मेरी बेटी इतनी बेवकूफ नहीं हो सकती। अरे वो लड़का धोखा दे रहा है तुझे। आंखें खोलो और सच को महसूस करो। वो ठाकुर का बेटा है। गांव के सबसे रईस लोग उनके पैर की जूती के बराबर नहीं है हम लोग। पिंकी ने कहा, कैसी बात कर रही हो माँ? आशीष ऐसा नहीं सोचता, वो सबसे अलग है। उसने वादा किया है मुझसे कि वो मुझसे शादी करेगा। रमा हंसी, तुमसे शादी करेगा वो? मैंने अभी 3 दिन पहले तुम्हें बताया था ना कि ठाकुर साहब के यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं। जानती है वो मेहमान कौन थे? आशीष बाबा का रिश्ता पक्का कर दिया ठाकुर साहब ने, एक बहुत बड़े घराने की लड़की के साथ। अगले हफ्ते सगाई है और तुम झूठे सपने देख रही हो। पिंकी चिल्लाई, ये सच नहीं हो सकता माँ, अगर ऐसा हुआ तो मैं अभी अपनी जान दे दूंगी। पिंकी आंखों में आंसू भरकर तुरंत आशीष को फोन लगाती है। आशीष, माँ क्या कह रही है? आशीष ने रूखेपन से जवाब दिया, अरे मुझे क्या पता तुम्हारी माँ क्या कह रही है, साफ बोलो ना। पिंकी ने पूछा, आशीष तुम शादी कर रहे हो? आशीष बोला, हाँ कर रहा हूँ, ठीक सुना तुमने। पिंकी हैरान रह गई, क्या? और मैं? तुम तो मुझसे शादी करने वाले थे ना? आशीष ने तंज कसा, भैरों की धूल माथे पर नहीं सजाई जाती। मैं अपने पापा के खिलाफ नहीं जा सकता और ठाकुर खानदान में कोई खानदानी लड़की ही बहू बनकर आएगी। खिलौना अच्छा लगा, कुछ दिन खेल लिया, अब 2 टके के खिलौने को सारी उम्र साथ लेकर तो नहीं घूमूंगा ना। पिंकी का दिल टूट गया। तो मैं दिल बहलाने का साधन थी तुम्हारे लिए। तुम ठाकुर हो, मैं चाहकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन इतने बड़े बोझ के साथ मैं जी भी नहीं सकती। मैं खुद को ही खत्म कर लूंगी, ये सब बर्दाश्त करने की मुझ में ताकत नहीं है। रोते बिलखते हुए पिंकी कुएं के पास पहुंचती है और छलांग लगाने के लिए जैसे ही अपना पांव उठाती है, उसकी माँ पीछे से उसे खींच लेती है। रमा ने कहा, पागल मत बन, तेरे मर जाने से ठाकुर के परिवार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तू मेरी बेटी है, तू मर गई तो मेरी दुनिया उजड़ जाएगी बेटा। उस ठाकुर की हवेली की ईंट हिलानी है तो जान देकर नहीं, जान लेकर हिलाऊंगी। पिंकी रोते हुए बोली, वो बड़े लोग हैं माँ, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। माँ, मैं अपनी आंखों के सामने आशीष को किसी और से शादी करते नहीं देख सकती। रमा की आंखों में प्रतिशोध की आग थी।
मेरी बच्ची को खिलौना समझकर खेलने वाले छोटे ठाकुर को खून के आंसू ना रुला दिया तो मेरा नाम भी रमा नहीं। तू चल मेरे साथ। 40 दिन बाद मुहूर्त निकला है छोटे ठाकुर की शादी का, लेकिन 40 दिन बाद उस घर में डोली नहीं बल्कि अर्थी निकलेगी। अर्थी। पिंकी घबरा गई। लेकिन हम करेंगे क्या? हमने मुंह खोला तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा। रमा ने गहरा राज खोला। बरसों पहले तेरे लिए मैंने सब कुछ छोड़कर गुमनामी की जिंदगी जीना स्वीकार किया था, और आज इतने वर्षों के बाद मैं तेरे लिए ही फिर से अपने जीवन का वो काला अध्याय खोलूंगी। मुझे काला जादू और तंत्र मंत्र की सिद्धियां प्राप्त हैं। मैं किसी भी नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकती हूँ। तेरे पिता के जाने के बाद मैं रुपयों के लिए लोगों की तंत्र मंत्र के माध्यम से मदद करने लगी। ताकत अक्सर इंसान से गलत काम करवा देती है। अपने तंत्र की ताकत के नशे में मुझसे भी एक भूल हुई और मैंने कुछ रुपयों के खातिर एक छोटे बच्चे पर कालिया मसान छोड़ दिया। 40 दिनों के भीतर उस बच्चे की मौत हो गई। रमा आगे बोली, लेकिन बच्चे के माँ बाप को टोटका कराने वाले उसके चाचा पर शक हो गया और पूछने पर उसने मेरा नाम उगल दिया। उस रात जब हम गांव से भागे, मैं आधी रात को शमशान में तंत्र साधना कर रही थी। गांव के लोगों की भीड़ मेरी ओर आती देख मैं किसी तरह जान बचाकर वहां से भागी और यहाँ आकर अपनी एक नई जिंदगी बसा ली। उस दिन मैंने कसम खाई कि अब मैं कभी अपनी काली शक्तियों का प्रयोग नहीं करूंगी, बल्कि ईमानदारी से अपनी बच्ची को बड़ा करूंगी। लेकिन अब समय आ गया है कि मैं अपनी विद्या का सही इस्तेमाल करूं। आधी रात के समय रमा अपनी बेटी के साथ शमशान में दाखिल हुई और एक जलती हुई चिता के पास बैठकर उसने कालिया मसान की पूरी सामग्री जमीन पर सजा ली। कुछ देर तक मंत्रों का जाप करने के बाद उसने साथ लाए हुए मुर्गे की बलि देकर अपना तंत्र पूरा किया और उसी के साथ शमशान में एक आग का बवंडर उठने लगा। रमा ने उस बवंडर में प्रवेश किया तो अंदर उसे काली डरावनी परछाई नजर आई। रमा बोली, एक जरूरी काम के लिए मैंने आपका आह्वान किया है। आप अपनी अस्थि देकर वादा करिए कि आप मेरा कार्य पूरा करेंगे। रमा की बात सुनकर सामने दिख रही काली परछाई रमा के हाथ से लेकर मुर्गे का कच्चा मांस चबाकर खाने लगती है और अस्थि का एक टुकड़ा उसे थमाकर गायब हो जाती है। अगले ही पल रमा उस बवंडर से बाहर आ चुकी थी। पिंकी ने पूछा, माँ तुम ठीक तो हो ना? कहाँ चली गई थी तुम? और वो आग का गोला वो कहाँ गया? रमा मुस्कुराई। हमारा अनुष्ठान पूरा हुआ। मैंने ठाकुर के बेटे के पीछे कालिया मसान को लगा दिया है। अब दुनिया की कोई शक्ति 40 दिन के बाद उसे बचा नहीं सकती। इस तंत्र का दुनिया में कोई काट नहीं। बहुत घमंड है ना उन ठाकुरों को अपनी दौलत का। अपनी सारी दौलत भी कुर्बान कर देंगे तब भी छोटे ठाकुर को नहीं बचा पाएंगे। कालिया मसान छोड़ने के बाद आशीष को ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर पल उसके आसपास घूम रही है। रातों को उसे डरावने सपने आते जिनमें वो अपने हाथों अपनी ही मौत होते देखता। हर रोज मौत के साये में जीते जीते उसका दिमागी संतुलन डगमगाने लगा था। दिन गुजरते जा रहे थे और आशीष की हालत किसी मेंटल पेशेंट जैसी हो गई थी। उसे घर के किसी न किसी कोने से अपना ही हमशक्ल उसे घूरते दिखाई पड़ता। वो हमशक्ल कहता, चलने के लिए तैयार हो जा, बस अब कुछ दिन और, उसके बाद तुझे मरना होगा। आशीष चिल्लाता, तुम मार क्यों नहीं डालते मुझे? एक ही बार में खत्म कर दो। हर पल मरते मरते परेशान हो गया हूँ। हर समय कहते हो ले जाओगे मुझे, तो ले क्यों नहीं चलते? कुछ तो करो। हवेली में मातम सा छा गया था। ठकुराइन रोते हुए बोली, हालत देख रहे हो मेरे बच्चे की? आंखें अंदर धस गई हैं, पूरा चेहरा काला पड़ गया है। 10 दिन से खाना नहीं खाया है उसने। मैं कहती हूँ क्या करोगे इस दौलत का अगर आशीष को कुछ हो गया तो? ठाकुर साहब बेबस होकर बोले, हर दरवाजे पर दस्तक देकर थक गया हूँ राधिका। पिछले दिनों में ऐसा कोई दरवाजा नहीं जहाँ मैंने आशीष के ठीक होने की भीख न मांगी हो। जानती हो ना क्या कहा था बाबा ने? हमारे बेटे पर कालिया मसान की क्रिया हुई है। उसका तोड़ सिर्फ उनके पास है जिसने उस क्रिया को किया है। कोई और उस मसान को नहीं रोक सकता। इधर पिंकी और रमा ये सब देख रहे थे। रमा बोली, ठाकुर और ठाकुराई नाक रगड़ रगड़ कर भगवान से अपने बेटे की सलामती मांग रहे हैं। दौलत की सारी ठसक निकल गई दोनों बाप बेटों की। अब तुम देखती जाओ, ऐसे ही सड़ सड़ कर मरेगा वो। पिंकी का दिल पसीज गया।
मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है माँ। आप बताइए ना, आशीष कैसे ठीक हो सकता है? तुम ही कह रही थी ना कि जो कालिया मसान करता है वो इसे रोक सकता है। रमा ने डांटा। मैंने उसे माफ नहीं किया माँ, रोक लो ये सब, बोली। पागल मत बन, मरने दो उसे। पिंकी किसी की मौत का कारण नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी माँ से मसानी क्रिया का उतारा करने के लिए विनती करने लगती है। अंत में रमा मान गई। रमा ने एक योजना बनाई। एक उपाय है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वो ठाकुर साहब के पास गई और बोली, ठाकुर साहब, हमारे गांव में एक बाबा हैं जो छोटे ठाकुर को ठीक कर सकती हैं। आपके पास बस 5 दिन है। बस उनकी शर्त यह है कि उन्हें 3 करोड़ रुपए देने होंगे, तभी वो उतारा करेंगे। ठाकुर साहब तुरंत तैयार हो गए। मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा, मेरी सारी दौलत बाबा के नाम कर दूंगा, बस मेरे बेटे को बचा लो। रमा ठाकुर से रुपए लेकर जंगल की ओर चल देती है और सुनसान स्थान देकर अपने तंत्र की शक्ति से एक बार फिर से कालिया मसान को पुकारती है। बस अब 5 दिन बाकी है, उसके बाद तुम्हारा दिया काम पूरा हो जाएगा। समय से पहले क्यों बुलाया मुझे? रमा ने कहा, तुम्हें आशीष ठाकुर की जान लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा कार्य पूरा हुआ, अब तुम जा सकते हो। लेकिन मसान ने दहाड़ मारी, जिसके नाम से मैंने बलि स्वीकार की थी, अब उसकी बलि लिए बिना मैं वापस नहीं जाने वाला। रमा घबरा गई। मैंने ही तुम्हें बुलाया था, अब तुम जाओ। मसान बोला, वो ना सही, तू ही सही, बलि तो मुझे आज लेनी ही होगी। मेरे मुंह खून लग चुका है, मैं अब रुकने वाला नहीं। कालिया मसान अगले ही पल रमा के हमशक्ल का रूप ले लेता है और उसके शरीर के टुकड़े करने के बाद उसके शरीर से बहते खून को चाटने लगता है। काली शक्तियों का अंजाम बुरा ही होता है। जिन रुपयों के कारण ये कहानी शुरू हुई, अंत में वो रुपए जमीन पर चारों ओर बिखरे हुए थे। रमा की मौत के बाद कालिया मसान गुस्से में ठाकुर की हवेली पहुंचता है और मसानी क्रिया का अंतिम पड़ाव पूरा करते हुए आशीष को भी दर्दनाक मौत दे देता है। कहते हैं कि शक्तियों के साथ खेलना खतरनाक होता है, क्योंकि जब वो बेकाबू होती हैं तो खेलने वाले को ही सबसे पहले खत्म करती हैं। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए।